नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नई एनालिसिस में। और आज के इस एनालिसिस में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो अपने सेक्टर में 80% का मार्केट शेयर रखती है। और बड़े बड़े ऑटोमोटिव जाइंट्स जैसे आपको पता होगा टाटा, महिंद्रा, मारुति, इन सब के भी इंटीरियर का काम कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी के पास है। आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज। एक और कंपनी है लुमैक्स इंडस्ट्रीज, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इस वीडियो में लुमैक्स टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरीके की कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ मेरे पर्सनल ओपिनियंस है ऑन द बेसिस ऑफ माय एनालिसिस एंड रिसर्च। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और मार्केट में निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए। सो लेट्स बिगिन। बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप 7,100 करोड़ के आसपास है, जो कि इसे स्मॉल कैप बनाती है। सेक्टर देखें तो ऑटोमोटिव, और अगर हम और नीश में जाए तो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में आते हैं। और इन्फॉर्मेशन 2 पॉइंट्स में आपको बताता हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कंपनी 80% मार्केट शेयर होल्ड रखती है और कंपनी के पास 1,050 करोड़ की अभी ऑर्डर बुक अभी पेंडिंग है। ये बात आप ध्यान रखिए कि कंपनी की मार्केट कैप 7,000 है और कंपनी के पास ऑर्डर बुक 1,000 करोड़ की है। तो ये काफ़ी अच्छा इक्विलिब्रियम है। हम आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो इनके चेयरमैन आते हैं धनेश कुमार जैन, इन्हें हम डी के जैन से भी जानते हैं। एमडी आते हैं इनके अनमोल जैन, फिर आते हैं सीईओ विकास मारवाहा। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो कंपनी अक्टूबर 30, 1981 में शुरू हुई थी। स्टार्टिंग में कंपनी का नाम लुमैक्स ऑटो इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड था और ये कंपनी पुणे में शुरू हुई थी। स्टार्टिंग में कंपनी ने टू व्हीलर्स के लिए लाइट्स बनाना शुरू करा था और 1988 से 1998 के बीच कंपनी रीनेम हुई। कंपनी का पहले नाम लुमैक्स था, जो कि धनेश ऑटो इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड हुआ था 1988 में। और कंपनी 1998 में प्राइवेट से डीम्ड पब्लिक में आ चुकी थी, और कंपनी सिंस डीम्ड पब्लिक में आ चुकी थी तो उनके नाम से प्राइवेट हट के सिर्फ दानिश ऑटो इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गया। अब बहुतों को डीम्ड पब्लिक नहीं पता होगा क्या होता है। इसका मतलब है कंपनी होती प्राइवेट है बट वो सारे पब्लिक वाले रिक्वायरमेंट्स लेती है। जैसे कंपनी पब्लिक से इन्वेस्टमेंट ले सकती है, कंपनी का एवरेज ईयरली टर्नओवर 10,000 करोड़ से ऊपर जाता है, तो ऐसे बहुत सारे चेकलिस्ट होते हैं तो जो कंपनी पार कर रही है इसलिए कंपनी डीम्ड पब्लिक में आ जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1995 में कंपनी ने एक्सपेंशन करा और एग्जॉस्ट सिस्टम और फ्यूल टैंक्स के लिए एक प्लांट खोला चकान में। चकान आपका महाराष्ट्र में आता है। 1997 में कंपनी ने चेसिस बनाना शुरू करा टू व्हीलर्स के लिए औरंगाबाद के प्लांट में। 2002 में कंपनी ने अपनी चकान वाली ही यूनिट को बड़ा करा और वहां पे लाइटिंग की यूनिट भी ऐड करी। 2002 से 6 के बीच कंपनी पब्लिक हो गई। जैसे पहले डीम्ड पब्लिक थी, अब कंप्लीटली पब्लिक लिमिटेड आ गई। और ये कब हुआ? मई 30, 2002 में। और लुमैक्स एक सब्सिडरी कंपनी भी थी, लुमैक्स डीके करके, वो भी मर्ज हो चुकी थी लुमैक्स में वाया शेयर स्वैप्स। और 2006 में कंपनी ने वापस से अपना नाम चेंज करा, जो कि कंपनी का मैंने पिछली स्लाइड में देखा है धानेश ऑटो इलेक्ट्रिकल था, जो कि चेंज होके 2006 में वापस लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। 2016 से 18 के बीच कंपनी ने काफ़ी ग्लोबली एक्सपैंड करा बिटवीन ताइवान, जापान एंड स्पेन। 2019 से 21 के बीच जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 2018 से 16 में कंपनी ने काफ़ी एक्सपैंड करा था। तो कंपनी ने जॉइंट वेंचर शुरू करा जॉब होल्डिंग के साथ, जो कि एक जर्मन कंपनी है। मेनली वो गियर कंपोनेंट्स बनाती है फॉर मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक। और 2020 में कंपनी ने एक और जॉइंट वेंचर शुरू करा था योको। वो ये एक जापानीज कंपनी है और ये कंपनी मेनली कम्युनिकेशन सिस्टम्स बनाती है किसी भी कार के। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लोकेशंस की बात करें तो कंपनी की लोकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं सिर्फ इंडिया में। अभी हमने ग्लोबल लोकेशंस बताई नहीं आपको, तो इंडिया के सिर्फ लोकेशंस की बात करते हैं तो मानेसर, गुड़गांव, पुणे, औरंगाबाद, हरिद्वार, बवाल, सनाद और नरसापुरा में यहाँ पे कोर ऑपरेशंस हैं कि हर लोकेशन में क्या क्या काम होता है आप यहाँ पढ़ सकते हैं पॉज करके। अब हम आगे बढ़ते हैं।
शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर 56% होल्ड रखता है, वहीं रिटेल 20.7, डीआईएस काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर होल्ड करते हैं 16.3, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है, और एफआईआईज भी 7% का स्टेक रखते हैं। यहाँ से आप प्रमोटर्स के नाम पढ़ सकते हैं। अगली स्लाइड में हम चलते हैं, यहाँ पॉज करके डीआईआईज और एफआईआईज के नाम पढ़ सकते हैं। सेक्टरल एनालिसिस देखते हैं तो अगर हम करंट इंडस्ट्री का साइज देखें तो 70 टू 75 बिलियन के आसपास है, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाई 2030 130 से 160 बिलियन के आसपास आए, मोटा मोटा दुगना हो जाए विथ CAGR ऑफ 8 to 10%। अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो इंडिया ऑटोमोबाइल मार्केट में थर्ड लार्जेस्ट रैंक होता है, और वहीं कमर्शियल व्हीकल्स की मार्केट में फोर्थ लार्जेस्ट। और अगर आपको डिफरेंस मैं बताऊं ऑटोमोबाइल और कमर्शियल व्हीकल्स में आपके ट्रक्स आ जाते हैं, टेम्पोज, बसेस, वो सब। वहीं ऑटोमोबाइल्स में नॉर्मल आपकी गाड़ियां आती हैं। और अंडर PLI स्कीम गवर्नमेंट ने भी 3.5 बिलियन का ग्रांट दिया है इस सेक्टर में, एज वेल एज सरकार ने इंसेंटिव्स भी दिए हैं जो कि नियरली 322 करोड़ के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार भी कितना ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है इस सेक्टर में। आगे चलते हैं। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस करी थी यहाँ पे, पिछले 5 सालों में जो बाइंग ऑफ सेकेंड हैंड कार्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से बढ़ा है। एक रिपोर्ट से हमें पता लगा है कि अब हर एक नई गाड़ी पे 4 पुरानी गाड़ियाँ, मतलब 4 यूज्ड कार्स बिकती हैं। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है, जो कि 5 साल पहले ये रेशियो 1 से भी नीचे था, और वो रेशियो 1:4 में आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि यूज्ड कार्स कितने बढ़ रहे हैं, और जितनी यूज्ड कार्स बढ़ेंगे और वो इतना मेंटेनेंस मांगेंगे, और वो मेंटेनेंस इसी सेक्टर से निकलेगा। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सेक्टर में। ये चार्ट मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाया है कि ये सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है। ये नीचे वाली ऑरेंज लाइन आप एक्सपोर्ट में देख सकते हैं, और वहीं ये येलो लाइन आप डोमेस्टिक यूज के लिए देख सकते हैं कि सेक्टर कितना बढ़ रहा है। और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी ये बताया है कि वो बाय 2030 इसका रेवेन्यू, इस सेक्टर का रेवेन्यू 5x तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आगे चलते हैं। फंडामेंटल्स में हम पीई देखते हैं, तो अगर हम करेंट लूमैक्स का पीई देखें 35 से 40 के बीच है, जो कि काफ़ी डिसेंट लग रहा है। बट करेंट इंडस्ट्री का अगर हम पीई देखें तो 57x, जो कि ओवर वैल्यू है। और अगर हम हिस्टोरिकली एवरेज देखें इस सेक्टर का हम एवरेज ऐसे नहीं मिल सकता। तो हमने कुछ रिपोर्ट्स जो क्रिसिल, इकरा और ACMA ये सब रिपोर्ट्स बनाती हैं, और इन सब की ही रिपोर्ट्स फाइनेंशियल एनालिस्ट पढ़ते हैं। तो हमने उन रिपोर्ट से एक हिस्टोरिक एवरेज अंदाज़ा लगाया है, तो 35 के आसपास है। लूमैक्स अभी परफेक्टली फेयरली वैल्यूड है, जबकि ये सेक्टर थोड़ा सा ओवर वैल्यू हमें दिख रहा है। बट आपको ये चीज़ नहीं भूलनी पड़ेगी कि जब सेक्टर नीचे आएगा, जब सेक्टर करेक्शन दिखाएगा, तो लूमैक्स को भी करेक्शन दिखाना पड़ेगा। भले ही 100-200 पॉइंट्स का हो, बट उसे करेक्शन दिखाना पड़ेगा। और यहाँ एक इंट्रिंसिक वैल्यू हम पता लगाते हैं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हम देखें तो वो 85 से 900 के बीच, मतलब एक बाइंग प्राइस एक तरीके से हम देख सकते हैं। मोटा मोटा ये फॉर्मूला है कि हमने ये वैल्यू कैसे निकाला, EPS मल्टीप्लाइड बाय जो एवरेज PE होता है, जो PE कंपनी डिजर्व करती है, उसको माइनस सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन 10 से 30% के बीच में आप कोई भी कितना भी रख सकते हैं। तो ये हमें वैल्यू पता लगी है, बाइंग प्राइस इतना, जो कि करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो 1070 के आसपास है। तो मतलब मोटा मोटा जो हम सोच रहे हैं कि जब इंडस्ट्री नीचे आएगी तो इसका PE भी नीचे गिरेगा, स्टॉक भी नीचे गिरेगा। तो हमें थोड़ा थोड़ा सही अंदाज़ा लग रहा है, इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। PEG की बात करें तो कंपनी का PEG 1.13 है, और अगर आपको नहीं पता PEG 1 से अगर नीचे हो तो अंडर वैल्यू होता है, हमें उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है। और 1 से 1.5 के आसपास हो तो मतलब स्टॉक न्यूट्रल है, इसमें फेयरली वैल्यूड बोल सकते हैं। और अगर 1.5 से बड़ा हो तो मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है। बट सिंस ये 1.1 है तो मतलब आप इसे बोल सकते हैं कंपनी न्यूट्रल है। बट ये न्यूट्रल क्यों नहीं है, इसके मैं रीजंस बताऊंगा। कंपनी OEM जाइंट जैसे टाटा महिंद्रा इनको सप्लाई करता है,
कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ज़्यादा हाई है और स्टेबल भी है, और रिसेंटली कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा एक्विजिशंस और मर्जर्स भी करे हैं। तो ये जो करंट पीईजी है ये अंडर वैल्यू हम थोड़ा अंदाजे से मान सकते हैं इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं। ईपीएस की बात करें तो 2014 में कंपनी का ईपीएस 4 था, जो कि 2025 में पहुंचते पहुंचते 26 के आसपास आ चुका है। तो पिछले 10 सालों में 6 गुना इसका ईपीएस बढ़ गया है, और कोविड के बाद ईपीएस सब्सटैंशियली, यहाँ आप देख सकते हैं 2021 के बाद से ये जो ईपीएस है सब्सटैंशियली ग्रो किया है। डिविडेंड की बात करते हैं। ईपीएस जब तक मैं देख रहा था मुझे लगा था कि कंपनी का ईपीएस थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, सिंस कंपनी काफ़ी अच्छी है। बट डिविडेंड देखने के बाद मुझे पता लगा कि ईपीएस सिर्फ अभी 6 गुना क्यों है। अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो आसानी से वो 12 गुना अपना ईपीएस रख सकती थी, बट कंपनी ने डिविडेंड भी दिया, और डिविडेंड भी अच्छा खासा, कि एवरेज डिविडेंड 32 के आसपास पड़ता है, और इस कंपनी को आप एज अ डिविडेंड पेइंग कंपनी भी रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीबीटी की बात करें तो 2014 से 2020 तक एक नॉर्मल किसी भी बिजनेस में जैसे ग्रोथ होती है हम वो देख सकते हैं। बट एक चीज़ जो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे और स्टैंड आउट करा इसने, कि आफ्टर कोविड कंपनी ने अपने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स भी तोड़ दिए, और कंपनी कितना ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। अपने कंपनी ने कोविड के बाद अपने प्रीवियस प्रॉफिट्स भी तोड़े। आप ये स्ट्रेच देख सकते हैं कि एक साल में 2023 से 24 ये थोड़ा सा हमें डाइसी लग रहा है कि आने वाली फ्यूचर में हम हल्का सा डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट आप जैसे जैसे फंडामेंटल्स इसके पढ़ते जाएंगे तो आपको कंपनी में विश्वास और होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डेट टू एसेट की बात करें तो कंपनी के पास एसेट्स 3,200 करोड़ के आसपास हैं, वहीं डेट अगर हम देखें तो 450 करोड़ के आसपास। कैश रिजर्व कंपनी के पास 322 करोड़ है, जो कि हमें बता रहा है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा वेल बैलेंस्ड है। और डेट टू एसेट अगर हम मोटा मोटा कैलकुलेट करें तो 0.1 है, जो कि काफ़ी कंजर्वेटिव साइड में है। और कंपनी ने एक रीज़न दिया है कि डेट अचानक से इतना क्यों बढ़ गया, ये कंपनी के लिए डेट ज़्यादा है। अब खुद देखिए, एसेट कंपनी के पास 3,000 है, 3,000 करोड़ की एसेट वैल्यू है, और वहीं डेट कंपनी के पास मुश्किल से 450 करोड़ है। कंपनी इसको भी डेट ज़्यादा बोल रही है, और इसका रीज़न कंपनी ने बताया है कि उनने अभी रीसेंट एक्विजिशंस करे हैं, तो इस रीज़न से कंपनी के पास डेट काफ़ी ज़्यादा है। आने वाले कुछ सालों में कंपनी कोप अप कर लेगी डेट के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो की बात करें तो सबसे पहले कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो कंपनी प्रॉफिट बना रही है फ्रॉम इट्स कोर ऑपरेशंस, और कंपनी की इन्वेंट्री भी रेगुलरली इन डिमांड है। अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखते हैं तो जैसा मैंने बताया कंपनी ने मल्टीपल एक्विजिशंस करे हैं इस साल, और केपेक्स प्लान्स भी हैं। बहुत सारी नई लोकेशंस में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी कंपनी खोलने वाली है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखें तो यहाँ मुझे एक कंसर्निंग पार्ट लगता है कि कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रही है अपनी डेट के अगेंस्ट, वो थोड़ा सा ज़्यादा हाई मुझे लग रहा है। ये सब्जेक्टिव हो सकता है बट मुझे लग रहा है, तो ये थोड़ा सा मुझे कंसर्निंग पार्ट लग रहा है। वरना कैश फ्लो कंपनी का काफ़ी ज़्यादा वेल बैलेंस्ड है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पीयर्स देखते हैं। पीयर्स में ये 5 कंपनियां हैं जिसमें बॉश आता है। बॉश ए ग्रेड स्टॉक है, प्रीमियम स्टॉक है, हम बॉश से कंपेयर नहीं करेंगे अपने आप को। वहीं मदरसन आता है, संवर्धना मदरसन। ये स्टॉक अगर आप देखें इसका मार्केट प्राइस 100-101 के आसपास है। बहुत सारे लोग इसमें अट्रैक्ट हो जाएंगे कि 100 रुपए का स्टॉक है, क्वांटिटी कर लूंगा। बट आप ना एक बार इसका इक्विटी साइज देखिए, आपको पता नहीं कितनी क्वांटिटी करनी पड़ेगी तब जाके आप एक हल्का सा मूव ले पाएंगे। और मूव तो बाद में लेंगे, पहले कंपनी डेट तो अपना पे कर ले। 17,221 करोड़ के आसपास का डेट है कंपनी के पास। तो ये 2-4 रीजन है, मुझे संवर्धना मदरसन यहाँ सही नहीं लगा। और वहीं अगर हम उनो मिंडा के साथ देखें तो मार्केट प्राइस आसपास ही है लूमिक्स के कंपैरेटिवली। बट एक चीज़ है जो प्रमोटर होल्डिंग 8 गुना ज़्यादा बड़े इसके इक्विटी साइज है लूमिक्स के कंपैरेटिवली। और इक्विटी साइज के साथ साथ डेट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा इशू है अगर हम लूमिक्स के साथ कंपेयर करेंगे। आप दोनों को खुद कंपेयर करके देख सकते हैं। वहीं स्कैफलर इंडिया की अगर हम बात करें, स्कैफलर इंडिया हमें थोड़ा सा सही लगता है, बट वो करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा हाई में दिख रहा है, थोड़ी सी हाई वैल्यूएशन में मिल रहा है। बट स्कैफलर इंडिया हमने अभी रिसर्च नहीं करी है, बट
मोटा मोटा अगर हम सिर्फ इस टेबल के कंपैरिजन में देखें और अगर मार्केट प्राइस कोई इशू नहीं है तो स्कैफलर इंडिया में काफ़ी सही चॉइस लग रही है हमें। आगे बढ़ते हैं। कंपनी की कॉन कॉल हुई थी, वहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू और एबिटा डिस्क्लोज करे हैं। तो रेवेन्यू मोटा मोटा आप देख सकते हैं 3600 करोड़ के आसपास और वहीं एबिटा 516 करोड़ के आसपास। तो ईयर ऑन ईयर 29% का ग्रोथ है रेवेन्यू में और एबिटा में 25% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। अब हम क्यू ऑन क्यू अगर हम ग्रोथ देखें तो वो भी रेवेन्यू में हम देख सकते हैं 25% का क्यू ऑन क्यू ग्रोथ है और एबिटा भी हम देख सकते हैं 30% का क्यू ऑन क्यू। मोटा मोटा आप इसे 31 भी मान सकते हैं। कंपनी ने डेटा रिलीज किया है कि पैसेंजर व्हीकल्स 4.3 मिलियन यूनिट्स बिके हैं इस साल, जो कि 2% हाई साइड में है ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर करेंगे, जो कि सबसे हाईएस्ट एवर है। थ्री व्हीलर का भी अगर हम देखें वो 7% इंक्रीज दिखा है हमें ईयर ऑन ईयर, वो भी हाईएस्ट एवर बिके हैं आज तक। टू व्हीलर में हम 9% का ग्रोथ देख सकते हैं, वो हाईएस्ट एवर नहीं है बट 9% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जो कि बड़ी बात है। बट एक डाउन साइड में हम देख सकते हैं कमर्शियल व्हीकल्स, ये सीवी मतलब होता है कमर्शियल व्हीकल्स, वहाँ पे हमें 1% का नेगेटिव ग्रोथ देख सकते हैं, जो कि ठीक है। सारे सेगमेंट्स हर साल नहीं चलेंगे, कभी 3 सेगमेंट्स चलेंगे तो कभी एक का हम हल्का सा डाउन साइड देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंपनी कॉन्फिडेंट है अपने एबिटा मार्जिन्स को इंक्रीज करने में बाय 2028, मतलब आने वाले 3 सालों में वो एबिटा मार्जिन्स दुगना कर सकती है। 500 करोड़ उनका करंट था, जो कि कंपनी कॉन्फिडेंट है बाय 2028 वो 500 से 1000 करोड़ एबिटा ले जाएंगी। कंपनी के पास टोटल ऑर्डर बुक है 1300 करोड़ की, जिसमें सारे रीसेंट एक्विजिशंस के ऑर्डर्स हैं। कंपनी ने जो रीसेंट बड़े एक्विजिशंस करे थे वो मैं बता देता हूँ। लार्जेस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर IAC, इसका फुल फॉर्म है इंडियन ऑटोमोटिव कंपोनेंट, जो कि अब फुल्ली 100% लूमेक्स ओन करता है, पहले 75% ओन करता था। IAC के पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं महिंद्रा, टाटा, मारुति के, जो मैं सबसे स्टार्टिंग से ही जिनमें मैं प्रेशर कर रहा था। और अगर इसके हम CAGR देखें तो 10 से 15% का CAGR है, जो कि काफ़ी डिसेंट से भी ऊपर बोलूँगा, इसे एग्रेसिव CAGR बोलूँगा। और ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस भी कंपनी ने रिसेंट एक्वायर करा है फॉर EV सेक्टर्स, और जिसका रेवेन्यू अगर हम देखें 110 करोड़ है। अगर हम अगेंस्ट में देखें कंपनी की ऑर्डर बुक 150 करोड़ की है, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी की ऑर्डर बुक उसके रेवेन्यू से ज़्यादा बड़ी है, तो कंपनी की क्या वैल्यू हो सकती है, जो कि लूमिक्स ने फाइन करके एक्वायर करा है। तो यही थी वीडियो। मैं वापस बोलना चाहूँगा, मार्केट में कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए। एंड थैंक यू।